मंत्री हरीश राव ने बीसी बंधु को सीएम केसीआर द्वारा स्वरोजगार पाने के लिए दिए गए 1 लाख रुपए का लाभ उठाने को कहा है। हरीश राव ने स्पष्ट किया कि सीएम केसीआर ने जातीय व्यवसायों को मजबूत करने के बारे में सोचा है और इस पेशे पर निर्भर रहने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख का अनुदान दे रहे हैं। जिला मुख्यालय वियोला गार्डन में सिद्दीपेट निर्वाचन क्षेत्र के 300 लाभार्थियों को चेक सौंपे गए। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने जातिगत पेशों को मजबूत करने के बारे में सोचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने वरंगल पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र रामन्नापेट का दौरा किया। किशन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और फिर पीड़ितों से बात कर उन्हें जानकारी ली। किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले 1 हफ्ते से तेलंगाना राज्य में हो रही बारिश के कारण कई जिलों में लोगों को परेशानी हुई है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि फसलें, पशुधन और सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। बीजेपी पार्टी की टीमें बाढ़ राहत केंद्रों का दौरा करेंगी। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य नेतृत्व ने मिलकर तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति को समझाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम कल तक तेलंगाना पहुंचेगी। राज्य सरकार जो रिपोर्ट देगी उसे केंद्र लेगा। किशन रेड्डी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरे राज्य में सहायता प्रदान कर रहे हैं। नरसिंगे ओम कन्वेंशन में चैतन्य विद्या संस्थानों के हाल ही में दिवंगत हुए प्रमुख बीएस राव के दशादिना कर्म किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने हिस्सा लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बीएस विधायक राजेंद्र ने कहा कि राव ने 1988 में 50 छात्रों के साथ स्कूल की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने तेलुगु तेजस विकसित किया है। उन्होंने कहा कि देश भर में स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए हैं और एक बेहतरीन व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। बीएस राव को शांति मिले और वह उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। उसके बाद वे नागोले के लिए निकले। बीसी साम्राज्य ने राजेंद्र का शुभम कन्वेंशन हॉल में भव्य स्वागत किया। शुभम कन्वेंशन हॉल में सुबांडा जाति, अति पिछड़ा वर्ग और खाना बदोश सभी ने एक मंच साझा किया। जब वह वित्त मंत्री थे तब कई जातियों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे और सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए थे कि जातियों के नाम पर बदले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बीसी के पास साहस और ऊर्जा है लेकिन आर्थिक शक्ति नहीं है। जब ये सभी लोग आए तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं उनके लिए वहां मौजूद। इस रॉकेट युग में भी मनुष्य को सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा इसलिए हमने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 40 दिनों तक विधानसभा में मीटिंग बॉक्स में कुछ समस्याओं का समाधान किया है। हैदराबाद के कुकटपल्ली स्थित SKSR गार्डन में बीजेपी नेताओं ने आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया। प्रसिद्ध उद्योगपति मुम्मा रेड्डी प्रेमा कुमार राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल को मुम्मा रेड्डी प्रेमा कुमार ने आमंत्रित किया था। बुक्का वेणुगोपाल ने कई भाजपा नेताओं से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता मिसाला चंद्रैया, प्रमुख भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने भाग लिया। हैदराबाद के एक और नेता कुकटपल्ली बीजेपी पार्टी में शामिल होंगे। कुकटपल्ली के वेस्ट जोन बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमा कुमार 6 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगी। कुकटपल्ली NKNR गार्डन में आत्मीय संवेदन के नाम से एक बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश के संदर्भ में उनका समर्थन मांगा। इस कार्यक्रम में मेडचल जिला शहरी अध्यक्ष हरीश रेड्डी, भाजपा कार्य समिति के सदस्य वड्डेपल्ली राजेश्वर राव और मूसापेट नगर सेवक महेंद्र ने भाग लिया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए सीएम केसीआर की आलोचना की। केसीआर, जिन्होंने कहा था कि वह पलामूरू जिले को दर्पण में बदल देंगे, ने कहा कि सत्ता में आने के 9 साल बाद भी उन्होंने उस जिले के लिए कुछ नहीं किया है। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में महबूबनगर जिले के कई बीआरएस नेता कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने नेताओं को दुपट्टा ओढ़ाकर पार्टी में आमंत्रित किया। बाद में टीपीसीसी अध्यक्ष और सांसद रेवंत रेड्डी हैदराबाद मेडिकवर अस्पताल गए। कोडंगल मंडल के कांग्रेस पार्टी नेता चन्ना रेड्डी से रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। चन्ना रेड्डी का पिछले कुछ दिनों से मेडिकवर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने स्थानीय डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछा। रेवंत रेड्डी ने डॉक्टरों से चिन्ना रेड्डी को उचित इलाज देने को कहा। बाद में टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने उन्हें जल्द ही कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। कांग्रेस विधानमंडल के नेता भट्टे विक्रमार्क ने किसानों के साथ
खम्मम जिला के कोडुमुरू में राजमार्ग कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर किसानों ने सीएलपी नेता के ध्यान में कई समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि कीमती जमीनों के कम रेट दे रहे हैं और किसानों के खेतों में बिछाए गए कुओं और पाइपलाइनों का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने खम्मम से विभिन्न गांवों की ओर जाने वाली सड़कों पर अंडरपास की व्यवस्था करने और सर्विस रोड बनाने को भी कहा। इस अवसर पर भट्टी विक्रमार्क ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान करने के लिए कदम उठाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद फ्लोर लीडर दारपल्ली राजशेखर रेड्डी ने कहा कि दासोजी श्रवण ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जैसे सच बोलने के लिए विपक्षी दल की जरूरत है और झूठ को छिपाने के लिए सत्ता पक्ष की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सिर्फ 6% बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि वे बारिश के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए कहने के लिए रेवंत रेड्डी पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की कि हैदराबाद के अधिकांश तालाबों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आपकी बीआरएस सरकार कड़ेम के गेट नहीं खोल पाने की स्थिति में है। टीपीसीसी के प्रवक्ता लिंगम यादव बैकानी ने कहा कि हैदराबाद में बाढ़ का निरीक्षण करने वाले रेवंत रेड्डी पर दासोजी श्रवण की टिप्पणी निरर्थक है। दासोजी श्रवण ने रेवंत की टिप्पणी को अखबार के पत्रकारों पर हमला बताते हुए कहा कि पहले आप जान लें। लिंगम यादव ने चेतावनी दी कि अगर आप पदों के लिए कांग्रेस पार्टी पर अनुचित टिप्पणी करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको सजा मिलेगी। जब उनसे तेलंगाना राज्य में किसानों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि आप ही लोग हैं जो गडीला में शामिल होकर धोखाधड़ी करते हैं। टीपीसीसी के वरिष्ठ प्रवक्ता सिंगिरेड्डी हरिवर्धन रेड्डी ने कहा कि जवाहर नगर क्षेत्र की समस्याएं तभी हल होंगी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। उन्होंने बाढ़ग्रस्त कॉलोनियों में सब्जियां बांटी। उन्होंने एक वादा किया कि अगर कांग्रेस अगला चुनाव जीतती है तो समस्याओं को हल करने के लिए काम करेंगे। टीपीसीसी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरिवर्धन रेड्डी ने आलोचना करते हुए कहा कि यह हल में भूसा और बैरे में दूध देने जैसा नहीं है। उन्होंने हैदराबाद जवाहर नगर निगम की उन कॉलोनियों का दौरा किया जहां हाल की बारिश के कारण पानी भर गया था। जब लोगों को परेशानी हुई तो उन्होंने शिकायत की कि मंत्री मल्ला रेड्डी जो वोट देकर जीते थे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा लोगों के साथ है और जब लोगों को परेशानी होती है तो वे उनके पीछे खड़े रहते हैं। केसीआर और केटीआर पर रेवंत रेड्डी की अनुचित टिप्पणियों के विरोध में बीआरएस रैंको ने शहर के पूर्व मेयर बोंतु राममोहन के नेतृत्व में उप्पल रिंग रोड चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के पुतले दिष्टि बोम्मा का बीआरएस रैंको द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। बोंतु राममोहन ने कहा कि रेवंत रेड्डी की सवालिया आवाज से मल्काजगिरी के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बीआरएस रैंको ने पूछा कि क्या लोग सांसद के रूप में जीतने के बाद 5 साल बाद याद करते हैं। बोंतु राममोहन ने पूछा कि क्या आप इतने वर्षों से आए हैं और इतने दिनों से आपकी आवाज शांत हो गई है। खबरदार, रेवंत रेड्डी ने पुंडाकोर को राजनीति से दूर रहने की चेतावनी दी। ज्ञात हो कि बीआरएस विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी के बेटे विष्णुवर्धन रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है। बीमारी से जूझ रहे विष्णुवर्धन रेड्डी की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पटान चेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी के परिवार में एक बड़ी त्रासदी हुई है। विष्णुवर्धन रेड्डी बीआरएस में छात्र नेता बने। महिपाल रेड्डी अपने बेटे के इस दुनिया से चले जाने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में बीआरएस एमएलसी कल्वकुंतला कविता ने अपने पार्टी सहयोगी से मुलाकात की। उन्होंने दुख से पीड़ित महिपाल रेड्डी को सांत्वना दी। कविता ने कहा कि विष्णुवर्धन रेड्डी की अचानक मृत्यु दुखद है और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह उस समय हुआ जब उनके पिता महिपाल रेड्डी राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उभर रहे थे। उन्होंने कहा कि विष्णुवर्धन रेड्डी की मौत की खबर से उन्हें सदमा लगा है। उन्होंने महिपाल रेड्डी के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उप्पल विधायक बेटी सुभाष रेड्डी ने बीएलआर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से लोगों की सुविधा के लिए कुशाईगुड़ा बाजार में एक फ्रिज सौंपा। सब्जी मंडी में बहुत से लोग आते हैं और ट्रस्ट ने उनके लिए पीने के लिए फ्रिज लगाया है और उन्हें बधाई दी है। विधायक सुभाष रेड्डी ने कहा कि बीएलआर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से कई सेवा और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों की समस्याओं के बारे में सोचते हैं और उनका समाधान करते हैं। बीएलआर ट्रस्ट उनमें से एक है। इस अवसर पर बीएलआर चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापकों, बीआरएस राज्य के नेताओं ने बंडारी लक्ष्मण रेड्डी को बधाई दी। इस कार्यक्रम में मीरपेट एचबी कॉलोनी डिवीजन के नगर सेवक प्रभुदास, पूर्व नगर सेवक धनपाल रेड्डी ने भाग लिया।
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज के राष्ट्रीय महासचिव संजीव के बुंदलेश ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 12वां वेतन संशोधन लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने बैंकिंग कर्मियों की समस्याओं का समाधान करने को कहा। तृतीयक परिषद की बैठकें नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज तेलंगाना स्टेट फेडरेशन के तत्वावधान में बागलिंगमपल्ली आरटीसी कला भवन में आयोजित की गई। विशेष रूप से संजीव के बुंदलेश ने मांग की कि सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस लागू किया जाना चाहिए और शनिवार और रविवार को अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। कार्यक्रम के तहत भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ यूनियन हैदराबाद सर्कल के अध्यक्ष के श्रीनिवास शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया गया। Architect of the 11th bipartite settlement, who rose to the pivotal position of President of All India State Bank of India Staff Federation at a very young age. His interest in view, the forthcoming 12th bipartite settlement will be a big milestone in the history of banking industry and shower more benefits in the interest of the award staff. I am sure his presence wants us here to deliver keynote address. I am sure he will be winning the audience through his thought-provoking speech. I welcome Comrade Arun Bagariwalji, the distinguished guest and Senior Vice President, sure to stimulate the membership here. I welcome Comrade A. Sai Prasad Garu, the special guest and Chairman of All India. राज्य में चुनावी रणनीति गरमाती जा रही है और हर पार्टी जीतने के चक्कर में दूसरी पार्टी की बुराई करती नजर आ रही है। ऐसे में अगर कोई नेता दूसरी पार्टी के नेता की तारीफ करने लगे, उसके किए गए कर्मों को और विकास का गुणगान करने लगे तो बात समझ में नहीं आती। जी हां, ऐसा ही हाल ही में हुआ है जब पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के सीएम केसीआर और उनके किए कार्यों को जमकर तारीफ की। आइए देखते हैं इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बीआरएस सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की परोक्ष रूप से सराहना करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और एपी के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना सरकार की नीतियों के कारण सभी क्षेत्रों में विकास साफ दिख रहा है, जबकि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश हर क्षेत्र में पिछड़ा रहा है और वहां के लोग परेशान हैं। मंगलगिरी में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि जिस भी राज्य में विकास होगा, जमीन की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो क्षेत्रफल के साथ साथ जमीन की कीमतें भी बढ़ेगी। अगर उद्योग और सड़कें आएंगी तो जाहिर सी बात है कि जमीन का मूल्य बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब आंध्र प्रदेश में कोई किसान 1 एकड़ जमीन बेचता था तो वह हैदराबाद में 4 से 5 एकड़ जमीन खरीद सकता था। अब स्थिति उलट गई है और अगर 1 एकड़ जमीन हैदराबाद में बेची जाती है तो कोई एपी में 100 एकड़ जमीन खरीद सकता है। नायडू ने तेलंगाना में हो रहे विकास की तुलना आंध्र प्रदेश से करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की तुलना में तेलंगाना में काफी विकास हुआ है और इसलिए जमीनों की कीमत बढ़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में वहां की सरकार द्वारा अपनाई गई किसान विरोधी नीतियों के कारण भूमि के मूल्य में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालसा के कारण जगन राज्य के लिए अभिशाप बन गए हैं और राज्य में लोग काफी परेशान हैं। अगले चुनाव में लोग इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, तभी इन्हें समझ आएगा कि जनता वोट देकर चुन सकती है, सीएम बना सकती है तो वापस घर का रास्ता भी दिखा सकती है। यही तो लोकतंत्र की सुंदरता है। यह पहली बार नहीं है कि नायडू ने तेलंगाना का विकास और जिस तरह से तेलंगाना का विकास किया गया है उसके बारे में बात की है। हाल ही में भी उन्होंने यहां जमीन की कीमतों के बारे में बात की थी, जिस पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अच्छे नेतृत्व और सक्षम प्रशासन के कारण तेलंगाना में जमीन की कीमतें में वृद्धि हुई है।
देखा जाए तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब नायडू ने केसीआर की तारीफ की हो। वे इससे पहले भी कई बार कर चुके हैं। वही केटीआर भी नायडू की तारीफ कर चुके हैं कि हैदराबाद में आईटी क्षेत्र का विकास करने वाले वही है। तो इस तरह देखा जाए तो दोनों पार्टी के नेता परस्पर एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले नायडू का ऐसा कहना सवालिया निशान भी खड़े करता है कि कहीं तेलुगु देशम और बीआरएस में अंदर ही अंदर सांठगांठ तो नहीं हो गई, क्योंकि राजनीति में कभी कभी कुछ भी हो सकता है। हर कोई इटली के वेनिस शहर को देखना और घूमना चाहता है। वहां जिधर देखो उधर नहरें हैं और उन पर चलती है नाव, जिसमें बैठकर घूमने का अपना ही मजा है। पर जब हमारे देश भारत या इसके कई शहरों, जिनमें से एक हैदराबाद भी है, यहाँ कुछ देर के लिए अगर जमकर बारिश हो जाए तो यह भी छोटे मोटे वेनिस का रूप धारण कर लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां लोग चाहकर जाते हैं उन नहरों को देखने, और यहाँ तो मजबूरी होती है बारिश के पानी से बने तालाबों में डूबकर गिरकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की। आइए यहाँ इससे जुड़े रिपोर्ट। हमारे देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश झमाझम हो रही है और इस बारिश के बाद लगता है कि कई शहर वेनिस से प्रतिस्पर्धा करते हैं। थोड़ी सी बारिश में सड़कें नहर में तब्दील हो जाती हैं, कारें और अन्य वाहन नाव की तरह बन जाते हैं और बारिश के पानी की बाढ़ में बह जाते हैं, तो कभी उस पानी से निकलने की जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। इसलिए तो अक्सर मजाक में कहते हैं कि अमेरिका में थोड़ी देर की बारिश के बाद सड़कों से पानी गायब हो जाता है, वही हमारे देश में तो कुछ देर की बारिश के बाद जैसे सड़कें ही गायब हो जाती है और रह जाता है सिर्फ पानी। देखा जाए तो यह स्थिति केवल छोटे शहरों की नहीं बल्कि उन मेट्रो शहरों की भी है, जहां इतने वर्षों में उचित शहरी नियोजन ठीक तरह से नहीं हुआ है। बारिश से पहले न पानी की निकलने की उचित व्यवस्था की जाती है और न ही नालों व ड्रेनेज की सफाई होती है। तभी तो सड़कों का ऐसा हाल हो जाता है कि लोगों को जान हथेली पर लेकर इनमें से डूबकर ही यात्रा करनी पड़ती है। कई बार तो ऐसे में लोग की जान तक चली जाती है यदि बीच में कहीं मैनहोल खुला हो या पानी का बहाव ज्यादा हो जाए तो। हाल ही में गुजरात के जूनागढ़ में आई बाढ़ आपदा से पता चलता है कि देश के दूसरे स्तर के शहर भी इसके अपवाद नहीं है। इस सब को देखकर तो यही सवाल मन में उठता है कि आखिर बारिश शहरों के लिए अभिशाप क्यों बन रही है? क्या उन जलवायु परिस्थितियों के लिए प्रकृति को दोष देना काफी है जो कम समय में इतनी अधिक वर्षा कर रही है जितनी पहले कभी नहीं हुई? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, आखिरकार देश की राजधानी नई दिल्ली, जहां ज्यादा बारिश नहीं होती, भी बाढ़ में डूब रही है। पिछले 2.5 दशकों में मुंबई 2020 में, चेन्नई 2018 में, हैदराबाद 2000 और 2020 में, बेंगलोर 2017 में, सूरत 2006 में, कोलकाता 2007 में, पुणे 2019 में आदि जैसे सभी मेट्रो शहर भारी बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के दौरान सिर्फ मेट्रो शहर ही नहीं, देश के सभी शहरी इलाकों में पानी भर जाता है। ऐसा लगता है कि हम भूल गए हैं कि शहरी बाढ़ पूरी तरह से मानवीय भूल है और प्रभावी वर्षा जल प्रबंधन और योजना से बाढ़ को रोका जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी शहर से होकर बहने वाली यमुना नदी खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही थी। इससे मिलने वाली हिंडन सहायक नदी में बाढ़ आ गई। यमुना नदी अपने इतिहास में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अब तक का सर्वाधिक उच्च रिकॉर्ड 207.49 मीटर 1978 में दर्ज किया गया था, लेकिन नवीनतम बाढ़ 208.66 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच गई। परिणाम स्वरूप लाल किला, राजघाट जहां महात्मा गांधी की समाधि स्थित है और आईटीओ क्षेत्र जहां केंद्र सरकार के कार्यालय स्थित है सहित कई क्षेत्र बाढ़ में डूब गए। इस मानसून के मौसम के दौरान पूरे उत्तर और पश्चिम भारत में प्रचुर मात्रा में बारिश होती है, जबकि उत्तरी राज्यों में मानसून के लिए उत्तर प्रेरक के रूप में हवाएं चल रही है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप में अवधि और निम्न दबाव की हवाएं
चल रही है। परिणाम स्वरूप कम समय में मूसलाधार बारिश के साथ भारी वर्षा दर्ज की जाती है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू आदि राज्यों में बाढ़ की हालत है। सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति डूब गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस सीजन की बाढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कुछ दिनों से तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। वहीं हैदराबाद शहर का भी बुरा हाल है। हाल ही में हुई बारिश से शहर के कई इलाकों का जलमग्न हो गया। वहीं सड़कों पर चलना तो जैसे लोगों के लिए भयावह ही हो गया था। कुछ देर की तेज बारिश के बाद सड़कों पर कमर बराबर पानी। ऐसे में पानी को पार कर जाना जान हथेली पर लेकर जाने जैसा लगता है। सरकार ने शहर के कई इलाकों में फ्लाईओवर तो बना दिए, पर उनका पानी नीचे छोड़ा जा रहा है और जहां ये पानी गिरता है वहां उसके निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि बारिश के बाद वहां से निकलना वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार को किसका इंतजार है और मानसून के पहले आखिर पानी निकलने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? क्यों सड़कों को पहले ठीक नहीं किया जाता? जबकि इस बार तो तेलंगाना में मानसून की बारिश भी देर से ही हुई है, फिर भी कहीं कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही। तभी तो शहर का ये हाल हो रहा है और लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं।